नाट्य कला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा। नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला। स्वागत करते हैं आप सभी का ऐसे विशेष कार्यक्रम में। नाट्य कला कार्यक्रम हर सप्ताह यह कार्यक्रम आप लोगों के लिए है। साप्ताहिक कार्यक्रम है जहाँ पे हम रंगमंच के बारे में बातें करते हैं। रंगमंच की दुनिया में जो भी हमको देखने को मिलता है, अनुभव करने को मिलता है, इन सभी बातों को आप लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। और कहा जाता है कि हमारे छोटे से मॉरिशस देश में कलाकारों की कमी नहीं है, क्योंकि जगह जगह पे नाटक का मंचन होता है, स्थानीय स्तर पर हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ अभी नाटक जो है मंच से निकल के अब पर्दे पर आ गए हैं। मतलब सिनेमा का भी बोलबाला चल रहा है हमारे देश में, और हमारे कलाकार भी इसमें अभिनय कर रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं। अभी हाल में ही बूढ़ी काकी नाटक खेला गया। बूढ़ी काकी नाटक जो है, कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी, लेकिन हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा इसका मंचन हुआ और उन्होंने सहायता ली है वाकवा रंगभूमि कला मंदिर के कलाकारों द्वारा। गत सप्ताह आपने कार्यक्रम देखा और आपको बहुत अच्छा लगा ज़रूर। और ये आपको बता दें कि अगर आपने नाटक नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा या फिर बूढ़ी काकी कहानी पढ़ लीजिएगा। आज हम बात करने वाले एक बार फिर से बूढ़ी काकी नाटक जो अभी हाल में खेला गया है, और उसका एक पात्र हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई है। आप है मीनाक्षी दोमा। मीनाक्षी जी, आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते। वैसे आप अकेली नहीं रहेंगी कार्यक्रम में, हमारे साथ और संजय बखरू जी भी रहेंगे। उन्होंने बूढ़ी काकी में बुद्धिराम, हाँ जी, बुद्धिराम का किरदार निभाया है। तो उनसे भी बातें होगी थोड़ी देर में। अभी के लिए आपसे हम शुरू करते हैं। आपने मीनाक्षी दोमा, आपने रूपा का किरदार निभाया है, एक बहू है जी। गत सप्ताह हमने कार्यक्रम के बारे में बात की। हमने बहन जी अंजलि चिंतामणि के साथ बात की और आदर्श से भी बात की। उन्होंने किस तरह से, किस उद्देश्य से नाटक का मंचन किया, नाटक का जो कार्यक्रम है उन्होंने रखा था। अभी आपसे तुरंत आपके किरदार में हम जानना चाहते हैं। थोड़ा सा अपने किरदार के बारे में बताइए, बहू किरदार के बारे में बताइए। सबसे पहले मैं बहू थी बूढ़ी काकी की नाटक में, और मेरा ये था कि मुझे बूढ़ी काकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, टू एन एक्सटेंट कि मैं उसको खाना भी नहीं देती। ये कभी कभी भूल जाती हूँ कि वो भी एक बुज़ुर्ग है, हालांकि वो मेरी माँ नहीं है लेकिन किसी की माँ तो है। सो मेरा बस इतना था कि सबसे पहले मैं अज्ञानता में जीती हूँ, फिर बाद में हृदय परिवर्तन होता है जब मैं वो देखती हूँ, जब रूपा वो देखती है कि उसके कर्मों की वजह से एक बूढ़ी महिला जाके जूठे पत्तलों को चाटती है। तो ये इतना था। आपने कहानी पढ़ी थी पहले? जी। और आपको कहानी कैसा लगा? एक तो मर्मस्पर्शी है, यथार्थवादी कहानी है, क्योंकि हम आज भी समाज में देखते हैं कि बस जब एक पर्व आता है तभी हम अपने बुज़ुर्गों को याद करते हैं या फिर उनके नाम का एक स्टेटस लगा लेते हैं। बाकी के जितने दिन बचते हैं साल में हम उनको निगलेक्ट कर लेते हैं, या फिर उनको उन लोगों के साथ बैठकर 2 मिनट बातें करने का भी मौका नहीं मिलता है, या फिर सोचें कल हम बात कर लेंगे, या बुढ़ा या बुढ़ी हमें कितना सता रहा है या सता रही है, कुछ ऐसे। ऐसा है कि आज भी चाहे कि हम बोल रहे हैं कि 2026 में है, लेकिन आज भी वो संकीर्ण मानसिकता है कि अभी तक लोगों को बेसिक चीज़ें, आदर, सम्मान, प्यार, दुलार जैसी बेसिक चीज़ें नहीं पता। अगर पता भी होता है तो वो अपने सुविधा के अनुसार वहाँ पर उसका प्रयोग करते हैं। आप एक नौजवान है, एक युवती है, आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहिए, ख़ास तौर पे किस तरह से हम अपने बुज़ुर्गों का मान सम्मान करते हैं। और आज की इस टेक्नोलॉजी में हम बात कर रहे हैं, अब आज के इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम जी रहे हैं, और जहाँ पे टेक्नोलॉजी भी कई हद तक नौजवानों को प्रभावित कर रही है। इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। हमारे साथ है, जैसे कि हमने आपसे कहा कि हम बात कर रहे हैं प्रेमचंद द्वारा लिखित एक बहुत ही सुंदर कहानी, जिसका नाट्य रूपांतर हुआ, उसका मंचन भी हुआ हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा। और
वाकवा रंगभूमि कला मंदिर के कलाकारों द्वारा इसका मंचन हुआ था से वाकवा में। और मीनाक्षी दुमा ने बहू का पात्र निभाया और उनके पति के रूप में बुद्धिराम संजय बखोरी जी हमारे साथ है। संजय बखोरी जी, आप उनसे परिचित है ही, क्योंकि संजय जी रेडियो में काम करते हैं, RM2 में काम करते हैं। कह सकते हैं कि मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है आपकी। आप एक ही जगह पर अनेक पात्र निभा सकते हैं। तो संजय जी, आपका हम स्वागत करते हैं। जय सिया राम रितेश जी। जय सिया राम। रूपा नमस्कार। तो आपने बूढ़ी काकी में नाटक में काम किया है। वही प्रश्न जो मैंने रूपा जी से, मतलब मैं मीनाक्षी जी से पूछा नहीं, वो क्या होता है कि जब कोई कलाकार नाटक में भाग लेता है तो वह उस पात्र का नाम ले लेता है। संजय को मुन्ना भाई कहते हैं ना, उसी प्रकार पूरी दुनिया अब रूपा से नाम से इन्हें पुकारेंगी। अब मैं बुरी बहू बन गई हूँ। बूढ़ी। तो संजय जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, तो आपने बूढ़ी काकी कहानी पढ़ी है पहले? अगर आपकी इजाजत हो तो एक थोड़ा सा फ्लैशबैक करें। बिल्कुल। हम बहुत ही छोटे थे और रेडियो पर एक प्रोग्राम चल रहा था, हवा महल। हम जानते हैं कि वो हवा महल कौन पेश करते थे? आप बताइए। हरिनारायण महावीर। अच्छा, चाचा जी हमारे। तब जब हम उस बाल अवस्था में हम सोचा करते थे कि एक दिन हम भी जाएंगे। क्या बात है। हम भी जाएंगे, एक मंच पर बैठेंगे और हम भी एक प्ले में, एक नाटक में काम करेंगे और हमें भी बुलाया जाएगा रेडियो पर उस नाटक के बारे में बात करने के क्या लिए। बात। और देखिए, आज यहाँ इस मंच पर बैठे हुए हम आपके चाचा जी को नमन करते हैं। क्या बात है। अभी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको हम नमन करेंगे। जो आधारशिला उन्होंने रखा था, आज उस शिले पर आप बैठकर वही काम आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो बुजुर्गों की कृपा है, आशीर्वाद है। एक बार फिर से वही प्रश्न है आपसे। हाँ, तो बुद्धिराम बुद्धिराम की भूमिका नहीं, उससे पहले कहानी आपने पढ़ी है पहले से? हम तो नतमस्तक हैं आप जैसे लोगों के सामने जिन्होंने स्कूल में हिंदी लिटरेचर किया। हम जैसे आप जैसे भाग्यशाली नहीं हुए। हमने तो स्कूल में साइंस किया था, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। यूनिवर्सिटी भी गए तो वही किया। लेकिन जब वापस आए और हमने देखा कि हमारी रुचि कला में ज़्यादा है, एनिमेशन में ज़्यादा है, प्रस्तुतिकरण में ज़्यादा है, फिलॉसफी में, दर्शन में ज़्यादा है, तब हमने पढ़ना शुरू किया। हिंदी, दर्शन, इंडियन फिलॉसफी। और तब हमारे सामने आए सोशल रिफॉर्मर्स जैसे कि स्वामी दयानंद, स्वामी रामकृष्ण, विवेकानंद, गांधी। ये सब थे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे। लेकिन लिटरेचर में भी रिफॉर्मर्स हुए हैं और उनमें एक निकले हैं प्रेमचंद जी। जो कार्य गांधी जी ने किया राजनीति के क्षेत्र में, वही कार्य प्रेमचंद जी ने किया संस्कृति के क्षेत्र पर, लिटरेचर के स्तर पर। और जब हम पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या कुछ लिखा है, तो हम समझते हैं कि दुनिया भर लोगों के सामने ही इसको रखना चाहिए। और ये हमारा सौभाग्य है कि आदर्श भाई जो हमारे डायरेक्टर हैं, द होल सीटोल फैमिली, उन्होंने हमें ये मौका दिया कि प्रेमचंद जी की ये कहानी को दुनिया के सामने रखें। आप लोगों की बात बताएं। हम बैठे हुए थे व्यूअर्स के बीच में, जनता के बीच में, और काम कर रहे थे। वैसे MBC की ओर से हम शूट कर रहे थे। हमारे बगल में दादी जी बैठी हुई थी, बहुत सारी दादियाँ बैठी हुई थी, बुजुर्ग बैठे हुए थे। तो हाँ, जैसे का नाटक जो है एक इस तरह की एक उसका जो लेवल जो है थोड़ा सा ऊपर उठा और थोड़ा सा मार्मिक होने लगा, भावनात्मक, मतलब रस बहने लगे। तो दादी जी की आंखों से मतलब आंसू निकलने लगे। हम सुन रहे थे, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये लोग कनेक्ट हुए नाटक के साथ, ये लोग कनेक्ट हुए पात्र के साथ। आपके देखने में समाज में अभी तक बूढ़ी काकी जैसे व्यक्ति है? अवश्य है, अवश्य है। ये बात नहीं कि खाने की कमी है। खाने की कमी के जरिए
प्रेमचंद जी ने आज के समाज में जो कुछ बीत रहा है, अटेंशन की कमी, आज पूरी दुनिया में नौजवान दुनिया भर से कनेक्टेड हैं। उन्हें पता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आज क्या पहना है, उन्हें पता है कि सलमान खान आज सुबह को नाश्ते में क्या खाया, लेकिन क्या दादी ने खाया ये पता नहीं। बूढ़ी काकी, उनकी तबीयत ठीक है या नहीं ये पता नहीं। तो अगर आप हमसे पूछेंगे हैं, अवश्य हैं, अवश्य हैं। हो सकता है कि चंद गिने चुने लोगों के पास खाना ना हो, लेकिन हर एक घर में ऐसा कोई पात्र है, ऐसी कोई दादी हैं, चाची हैं, जिनको हम भूल चुके हैं। दुनिया से संपर्क रखते हैं, दुनिया के लाइक्स डिसलाइक्स हार्ट्स ढूंढते ढूंढते हम दादी के दिल को भूल चुके हैं। मैं नहीं कहता हूं कि मॉरिशस में पूजा पाठ नहीं होती है, बहुत पूजा पाठ होती है। भगवान श्री राम जी, शिव जी के चरणों के पीछे, कृष्ण भगवान के चरणों के पीछे हम भागते रहते हैं, लेकिन कब हमने अपनी दादी के चरण को छुआ है? कब हो? कितने साल हुए? कितने दशक हुए? ये प्रश्न चिन्ह हम सबों को आईना देखकर अपने आप से पूछना है। ये तो वाकई सच बात कही आपने। बूढ़ी काकी मतलब आई ओपनर है, एक कहानी की तरह हमारे सामने, और अब नाटक के रूप में उसको खेला जा रहा है। एक बार खेला जा चुका है, एक बार फिर से खेला जा रहा है। जिस समय हम बात कर रहे हैं, हाँ, पब्लिक डिमांड पर खेला जा रहा है। और उस समय हम बात कर रहे थे आदर्श के से कि नॉर्मली क्या होता है कि जब नाटक को खेला जाता है तो लोगों को हम बुलाते हैं, आइए आइए, हॉल को भरिए, और चकाचौंध मतलब एकदम बुक फुल था। आपको पता था? हर प्रकार के लोगों से, बुजुर्ग भी थे, औपचारिक प्रोग्राम में भाग लेने वाले भी थे, बच्चे भी थे, नौजवान भी थे। इससे पता चलता है कि इस नाटक के पीछे जो आकर्षण है कितना तेज है। मीनाक्षी जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, नाटक खेलने के बाद लोग आए, आपसे मिले, लोगों की प्रतिक्रिया कैसी थी? सबसे पहले तो कुछ लोगों ने खूब गाली भी दी पात्र को, क्या ये बहू है, ऐसी बहू किसी को ना मिले, ये सब। लेकिन यही तो लक्ष्य था, क्योंकि मेरा किरदार ही नकारात्मक था। लेकिन साथ ही साथ बहुत से लोग आए मेरे पास, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छे से इसका मंचन हुआ है, बहुत अच्छे से मेरा क्रोध दिखा। एक ने बोला साहुल मूवी बिलफिलहाल बिक्स्ट्रा ब्यां वेकू, ऐसा था। अब मुझे नहीं पता था कि मेरी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, मुझे खुश होना चाहिए इस कमेंट पे या फिर मुझे दुखी होना चाहिए। लेकिन बहुतों ने इस बात को मतलब इस मंचन को पसंद किया। और साथ ही साथ अगर मैं वहाँ पर नेगेटिव पूरे नाटक के ज़रिए के दौरान अगर मैं नेगेटिव बनती हूँ तो ठीक है। और अंत में भी जब होता है कि वो हृदय परिवर्तन जब होता है वगैरह वगैरह, तब भी उन लोगों को लगा कि कम से कम जब जागो तब सवेरा, देर बेटर लेट दैन नेवर, ये वाला था। सो मेरे लिए इट वाज मोर लाइक मैं खुद ही भावुक हो गई थी कि यार मैं क्या कर रही हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है? नहीं हुई है, लेकिन सीख मिली है अभी, बहुत मिली है अभी। बहुत बड़ी सीख मिली है, बहुत बड़ी। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, हाँ बताइए। अगर आपकी इजाज़त हो, हाँ, तो रूपा जी से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जिस एरा में ललिता पावर एक्ट्रेस थी, उस एरा के जितनी भी अभिनेत्रियाँ थीं, उनका नाम किसी को अभी तक याद नहीं है, आज याद नहीं है। लेकिन आज के बच्चों को पता है कि ललिता पावर कौन थी जी। तो आप संतुष्ट रहें, आप खुश रहें कि इतिहास में आपका नाम अंकित होगा इस रोल के कारण। बाकी सब भूल जाइए। आपके मुंह में घी शक्कर। अपना प्रश्न। बिल्कुल बिल्कुल, ये थे साहित्य में देखेंगे, इतिहास में देखेंगे तो रामचरितमानस जैसे बड़े काव्य में कई का नाम बहुत ही मतलब फेमस हो गया था। फिर उसके बाद आपने कहा कि ललिता पावर, फिर उसके बाद आपका नाम आने वाला है। आपने अपना रोल जो है किस तरह से उसकी तैयारी की?
सबसे पहले तो आदर्श ने कास्टिंग के समय पहले आपको देखा होगा और आप में वो काबिलियत देखी होगी कि आप रूपा का रोल कर सकती हैं। और मैं इनिशियली पहले इस प्रोग्राम में नहीं था। एक दिन मैंने आदर्श को फ़ोन किया और मैंने कहा कि कुछ आ रहा है। तो उसने कहा एक छोटा सा रोल है, बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा है, अगर आप चाहें तो आ सकते हैं, मैं आपको भेजता हूँ। उन्होंने स्क्रिप्ट भेजा, 3 बार बोलने थे। उन्होंने कहा कि भाई संजय आपके लिए छोटा सा रोल। मैंने कहा कोई बात नहीं, आते हैं। और जब आया और जब नाटक के रिहर्सल्स होने लगे तब मैंने सोचा कि हाँ, जहाँ तक डायलॉग के हैं वो कम हो सकते हैं, लेकिन भूमिका ज़बरदस्त है, उनका प्रेजेंस। तो इस तरह से तैयारी हुई, रीडिंग्स हुए, 4-5 बार हम मिले और खासकर हम दोनों का, रूपा जी का, जो मेरी पत्नी का रोल निभाती है, और हमने एक साथ काम किया और इट वाज फन। अच्छा लगा। और खासकर देखिए, फिल्म की भूमिका एक है, रेडियो पर बात करना दूसरी बात है, लेकिन एक प्ले, एक नाटक के बीच कुछ ऐसे टेक्निकलिटीज़ होते हैं जो हम लोगों को पता नहीं था। और जब आदर्श के सामने हमने काम किया तब आदर्श ने कहा ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे। हमको लग रहा था कि सब ठीक है, लेकिन उनका जो निर्देशन था बहुत ही लाभदायक था। आप नाटक में आने से पहले आपने फिल्म किया था, आपकी शुरुआत फिल्मों से हुई। हाँ। मॉरिशन फिल्मों से हुई, फिर इसके बाद आप नाटक में, फिर नाटक में थोड़ा सा अपनी रुचि दिखाई। हाँ। नाटक की एक्टिंग और फिल्मों की एक्टिंग के बीच में आपने फ़र्क क्या देखा? नाटक ये है कि आपको रेस्पॉन्स तुरंत मिलता है, आप लोगों के सामने, इट्स वन गो। जबकि जब फिल्म में आप काम करते हैं तो टेक होता है, आप छोटा सा करें, छोटा सा करें। हाँ। और आपको पूरी की पूरी स्क्रिप्ट याद नहीं करनी होती है, आप स्क्रिप्ट यहाँ पर रखें और एक्ट करें। ये सीन समाप्त हुआ, फिर से पढ़ें, फिर से करें। जबकि नाटक में पूरी की पूरी स्क्रिप्ट आपको कंठस्थ होनी चाहिए। ये पहली बार। दूसरी चीज, आपके सामने ऑडियंस है, तो जो भी कुछ आप करेंगे, जो भी क्रिएटिविटी लाएंगे उस समय, वो आपको पता चल जाएगा। जब ऑडियंस की आंखों में आंसू आते हैं या ऑडियंस ताली बजाते हैं, इंस्टेंटेनियसली आपको पता चलता है। और आप मुझसे कहेंगे मुझे नाटक, फिल्मों से ज़्यादा नाटक पसंद आया। नाटक क्योंकि मंच पर जाना, ये सब लाइट्स में, और वो साउंड, फिल्मों में तो पोस्ट प्रोडक्शन बाद में होता है, आपको साउंड सुनाई नहीं देता है। जबकि इस नाटक में जो आदर्श ने किया, डायरेक्शन, साउंड, स्मोक, गाने, द इफेक्ट, न सिर्फ देखने वालों के लिए, लेकिन हम जो नाटक में थे, मैं तो आपसे कहने में थोड़ा सा भी नहीं हिचकिचाऊंगा कि अंत में मैंने भी रोया था। मेरे भी आंसू गिरे थे, क्योंकि नाटक वैसा था। जब लोग अंत में खड़े होकर ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन देने लगे, तब तो मैं रो दिया। नाट्य कला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा। नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला। नाट्य कला मतलब जो आपका टैलेंट होता है, जो आपकी स्किल होती है, और नाटक पर जहाँ पे आप उस टैलेंट को लोगों तक पहुँचाते हैं, दिखाते हैं, और जो भी सीख, जो भी कहानी जो है आप अपनी एक्टिंग द्वारा, अपनी कला द्वारा आप लोगों तक पहुँचाते हैं। हम बात कर रहे हैं बूढ़ी काकी नाटक, जो प्रेमचंद द्वारा लिखित, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक कहानी है, और हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और वाकवा रंगभूमि कला मंदिर के कलाकारों द्वारा इस नाटक का मंचन हुआ था। सबसे बड़ी बात है संजय जी और मीनाक्षी जी, कहानी का नाट्य रूपांतर हुआ। ये अपने आप में बहुत ही अक्सर होता है, लेकिन कहानी का नाट्य रूपांतर, हमने अंजलि जी से बात है कि आदर्श जी से बात है कि उन्होंने कहा कि किस तरह से उन्होंने नाटक कहानी का नाट्य रूपांतर किया, और आदर्श ने यह भी कहा कि आपने भी बहुत ही सहायता की इसमें।
थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, किस तरह से आप लोगों ने साथ मिल करके कहानी का नाट्य रूपांतर किया? सबसे पहले ये संभव नहीं हो पाता अगर बहन जी अंजलि और भाई आदर्श का सहारा नहीं मिलता। सबसे पहले तो बहन जी ने हमें लिंक भेजा था बूढ़ी काकी का, हमने देखा, अच्छे से पढ़ा और ओरिजिनल वाला ढूंढना बहुत ही ज़रूरी था। फिर उसके हिसाब से आपको सोचना पड़े, वहाँ पर आपकी सृजनात्मकता घुस जाती है कहानी में, जब आपको सोचना पड़ रहा है कि जब कहानी तो नारेशन है लेकिन नाटक इट्स नॉट नारेशन, उसमें आपको वार्तालाप भी करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर फिर देखना पड़ रहा है कि इस विशेष अनुच्छेद में कौन कौन से डायलॉग्स निकल पाते हैं। और ये भी ऐसा भी मतलब एक चैलेंज भी था कि हे भगवान, अर्थ का अनर्थ ना हो, कहानी की मौलिकता भी रखनी पड़ती थी। और ये भी कि किस बात को वहाँ पे अच्छे से कोट करना मतलब ज़रूरी है और किस बात को छोड़ देना ज़रूरी है, कौन से, क्योंकि नाटक मतलब एक निर्धारित समय मिलता है, तो उस निर्धारित समय में आप कितना लिख पाते हैं ये भी बहुत ही ज़रूरी है, और कितना बोल पाते हैं, और उसमें उसको एनाक्ट भी करना पड़ता है। लेकिन उतना भी कठिन नहीं था, क्योंकि एक तो प्रेमचंद जी की कहानियों में बढ़ा चढ़ा के उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, जो जैसा है उन्होंने वैसा ही चित्रित किया है। सो एक तरीके से उतना भी मुश्किल नहीं था। लेकिन अगेन, अगर भाई का विशेष सहारा नहीं होता तो बहुत मुश्किल होता। और उनका कॉन्सेप्ट था 2 सूत्रधार कठपुतली को यहाँ पे उसको जोड़ने का, जिसकी वजह से हमारा काम और भी आसान हो गया था। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि बस जो नाटक है हम बस उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, साथ ही साथ हम चाहते थे कि हम जो मतलब दिखाना चाहते हैं, हम जो बोलना चाहते हैं उसके साथ वो भी सामने आए। सो एक टीम वर्क था। और उसके साथ साथ मतलब कहानी के साथ साथ हमने अपने विचारों को भी व्यक्त किया है वहाँ पे। ये वाला उतना बड़ा चैलेंज नहीं था, इट वाज मोस्टली फन, क्योंकि हम उस कहानी से जुड़ पाए 100%। तो चलिए, ये वाला आपने कहा उतना चैलेंजिंग नहीं था, लेकिन चैलेंजिंग वाला पार्ट के साथ आज हम चलते हैं, जहाँ पे आपने कहानी को उसका नाट्य रूपांतर कर दिया, नाटक को पढ़ने लगा और उस किरदार को आप अपने आप को उस किरदार में आप अपने आप को ढालने लगा। किस तरह से आपने अपने पात्र की तैयारी की? आपने किसको देखकर, किसको स्टडी करके एक क्या कह सकते हैं, एक जो अच्छी नहीं है बहू, जो बूढ़ी बहू होती है, उसको आपने स्टडी किया, उसकी तरह आपने एक्ट किया। आपकी तैयारी के बारे में बताना। तैयारी के पीछे भी मतलब ये, इसमें बस मेरा हाथ भी नहीं है, बहन जी का भी हाथ है, भाई का भी हाथ है। वो भी बुरी है क्या? नहीं, लेकिन बहन जी मेरी प्राध्यापिका रह चुकी है। अच्छा। और जिस तरह से शुरुआत से ही उन्होंने साहित्य को हमारे सामने रखा है, समझाया है, जब ट्रेनिंग भी हो रही थी, वो आ रही थी, हमें निर्देश भी दे रही थी, भाई थे साथ में, बोल रही थी कि इंटोनेशन इस प्रकार से होना चाहिए था, मतलब आप इस प्रकार से आपका चाल चलन होना चाहिए, ये सब बीच में आते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मन में ये डालना है कि मैं मीनाक्षी नहीं हूँ उस समय, मैं वहाँ पर रूपा हूँ। सो मीनाक्षी कौन है? नाटक के दौरान या फिर नाटक की तैयारी के दौरान आपको अपना अस्तित्व पीछे छोड़ देना है और आपको उसको अपनाना है जिसका किरदार आप निभा रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट पॉजिटिव और निगेटिव। आर्टिस्ट है, डायरेक्टर है, आपको बस उसमें घुल जाना है। कलाकार को पानी जैसे होना चाहिए। आप जिस भी पात्र में आपको डाला जाता है उसको मतलब उसका आकार आपको ले लेना है। और साथ ही साथ एक तो कहानी पढ़ना पड़ा, नाटक बार बार रीडिंग्स होते गए और आपको कभी कभी ये नाटक ने जो मतलब नाटक का एक वरदान भी बोल सकते हैं कि जब हम नाटक करते हैं तो हम ये बात की जो मैं सोच रही हूँ वही सही है, दूसरों की सोच गलत है, वो निकल जाता है दिमाग से। सो जब ये निकल जाता है तो आप एक स्टेट ऑफ
इक्विलिब्रियम में पहुंच जाते हैं, तब पात्र को अपनाना, उसको समझना और उसके चाल चलन के मुताबिक चलना वो बहुत ही सरल बन जाता है। और डेफिनेटली कभी कभी जब बूढ़ी काकी को घसीटना पड़ा, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि चाची हमारी मतलब बहुत ही प्यार करती है हमसे, बहुत ही स्वीट है, और एक मतलब एक तरह से क्या प्यार हाँ, का था, रिश्ता हो गया है। रिश्ता हो गया है। उसको घसीट के वहाँ पर पटकना पड़ रहा है या फिर ये सब बोलना पड़ रहा है, इसके लिए बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ी थी। बहुत बार ये बोले कि आपको चोट लगी है, नहीं मैं कर सकती हूँ, ये ऐसा था। तो घबराहट थी, डाउट्स भी थे, लेकिन रिहर्सल्स के साथ वो घटती जाती हैं, और जब आप स्टेज पर पहुंच जाते हैं ना, तब सब गायब हो जाता है। वहाँ पर कोई इंदिरा जी नहीं होता है, वहाँ पर कोई संजय जी नहीं है, वहाँ पर कोई मीनाक्षी नहीं है, वहाँ पर बस बुद्धिराम है, रूपा है, काकी है और अन्य पात्र हैं। और उस पात्र को निभाना है। जी, आपने एक बहुत ही अच्छी बात की है कि उस समय आप मीनाक्षी नहीं थी, आप रूपा थी, वह बहू थी। आप उसको नाटक की दुनिया में कहते हैं, नाटक के जॉनर में कहते हैं कि मेथड एक्टिंग। मतलब आप एक्टर नहीं है, आप अभिनेता नहीं, बल्कि आप कैरेक्टर है जी। और उसको आत्मसात करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। संजय, वही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने बुद्धिराम के पात्र की तैयारी कैसे की, कितने समय लगे आपको? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा कि आज मुझे पता चला कि जिन्होंने मेरी पत्नी का रोल निभाया था, की भूमिका निभाई थी, उनका नाम मीनाक्षी। अच्छा। क्योंकि जो 1 महीने से स्क्रिप्ट को मैं पढ़ता आ रहा हूँ, मेरे लिए वो रूपा है। जब भी मैं रिहर्सल में जाता था, वो आप हमसे सहमत होंगी, जब मैं प्रवेश करता था तो रूपा। जी नहीं, नॉर्मली ऐसा होता है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यूज में हम जब देखते हैं, क्लास में हम जब जाते हैं, तो जब डायरेक्टर, हाँ, दविद धवन को ले लीजिए, कोई भी बड़े डायरेक्टर को ले लीजिए, वो अपने एक्टर को पात्र के नाम से बुलाते हैं, ताकि वे उस पात्र में, उस रोल में अपने आप को डाले। हाँ, हाँ। तो मेरी आदत यही है, और जब मैं रिहर्सल में भी जाता हूँ तो उसी वेश में जाता हूँ जिस वेश में मैं मंच पर रहूँगा, यानी कि कुर्ता धोती पहन कर रहा हूँ, जिससे कि आप न सिर्फ डायलॉग समझो, डायलॉग का उच्चारण करो, डिलीवरी करो, लेकिन अपने आप को बुद्धिराम के रोल में पाओ। तो ऐसे करते करते आप देखेंगे, अगर सोमवार को आप आ रहे हैं तो आपको पता चलेगा, आप देखेंगे कि परिवर्तन हुआ है, चेंजेस हुए होंगे। क्योंकि जब हमने पहला रिहर्सल किया था, तब से लेकर मंच तक पहुंचते पहुंचते बहुत कुछ चेंज हुआ, बहुत चेंजेस हुए, क्योंकि अनुभव आता रहा, एक्सपीरियंस आता रहा है, और उस तहत हम प्ले को ढालते गए। इसीलिए जब लोगों के सामने पहुंचा तो दिल को छू गया। वो मैं तो रूपा जी को जिस तरह से उन्होंने अपने डायलॉग्स बोले, जब तक कि सब कुछ ऑनलाइन था, क्योंकि रीडिंग चल रहा था, हम रिहर्सल तक नहीं पहुंचे थे, तो मैं सुन रहा था रूपा जी की आवाज़ को। मुझे पता नहीं था कि कौन है, लेकिन जब मैं सुन रहा था, मैंने कहा वाओ, ऐसी डिलीवरी, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। थैंक यू। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन बाद में जब एक श्रेष्ठ कलाकार आपके बगल में खड़ी हो जाती हैं, तो आपको भी अपना सर उठाना पड़ता है। बिल्कुल। और इसके लिए हम आपके आभारी हैं। मैं श्रेष्ठ कलाकार नहीं हूँ, मैं बस मीनाक्षी हूँ जो नाटक से बहुत प्यार करती है, बस। क्या बात है, बहुत ही अच्छा। एक बार फिर से वही प्रश्न आपसे, आपकी तैयारी कैसे रही? हाँ, पढ़ते हाँ, ये काफ़ी देर रात तक आदर्श का एक भाई है, नीरज जी। नीरज के साथ हम बैठते उनके स्टूडियो में, उनके ऑफिस में, और हमने सभी जो प्लेज हैं इस विषय पर, बोरिका के विषय पर, सभी के सभी प्लेज देखे, और देखा किस तरह से मंचन हुआ है, कहाँ पर परिवर्तन, किस तरह से अडेप्टेशन हुआ है डिफरेंट
युग में, एरा में, तो उसके हिसाब से हमने सीखा। और ये सब देखने के बाद हमने अपनी क्रिएटिविटी, अपनी सृजनात्मकता को उसमें डाला, और फिर जो हमने सिनेमा में सीखा है, रेडियो पर सीखा है, वही वहाँ पर डाला, और एक्सपीरियंस बहुत लाजवाब रहा। वॉइस तो मॉड्यूलेशन तो हम रेडियो पर सीखते ही और करते भी है, लेकिन एक्टिंग की जो ट्रेनिंग आपकी कैसी थी, कैसी रही, क्या क्या सीखा? मंच पर, इससे पहले हम मंच में बस प्रस्तुतिकरण करते थे, ऑर्केस्ट्रा था, कॉन्सर्ट चलते थे, यानी कि स्टेज फ्राइट तो नहीं है क्योंकि इतने सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन स्टेज पर एक्टिंग करना और लंबे लंबे डायलॉग्स पढ़ना ये एक नई बात है। और इसका श्रेय हम अपने गुरु भाई मानते हैं, गुरु उनको आदर्श को जी जी जाता है। साथ साथ पिछले साल के दिसंबर महीने में हमने एक वर्कशॉप में भाग लिया था, 3 दिवसीय वर्कशॉप में, जहाँ पर टेक्निकलिटीज ऑफ एक्टिंग, ये वहाँ पर हमने सीखा। वहाँ पर हमने देखा कैसे आपको ऑडियंस को पीठ नहीं दिखाना है, कहाँ खड़ा होना है जिससे कि मास्किंग न हो, और कैसे चल कर 1 स्टेप लेकर 2 स्टेप लेकर फिर डायलॉग बोलना है। तो ये सब कुछ मैं समझता हूँ कि आपने तो ये सब कुछ सीखा है। ओके, तो ये मंचन के दौरान ये तब हमें पता चलता है, देखो ये बात तुम्हें ऐसे नहीं कहनी थी, ये बात तुम्हें ऐसे कहनी थी। देखिए, नाटक तो हम देख लेते हैं, नाटक को हम एंजॉय कर लेते हैं, एक मनोरंजन का साधन है, लेकिन नाटक खेलना एक अलग बात है, अपने आप में एक दुनिया है, अपने आप में एक मतलब एक बहुत ही बड़ा विषय होता है जो एक दिन में हम नहीं सीख सकते हैं, एक सप्ताह में नहीं है, अभी मास में, 1 महीने में नहीं सीख सकते हैं, बल्कि इसका डिप्लोमा, डिग्री, PhD लेवल के कोर्स तक जाते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और एक्टिंग के साथ साथ मीनाक्षी जी आपने बहुत कुछ और किया, लेकिन एक और प्रश्न हम पूछना चाहेंगे। वाकई जब हमने आपकी एक्टिंग को देखा, आपकी डायलॉग डिलीवरी बहुत ही सटीक थी, बहुत ही सुंदर, एक फ्लो की तरह जा रहा था। ज़रूर आपने किसी को आदर्श के रूप मान करके आपने अपना अभिनय किया। आपके फेवरेट एक्टर्स में से कुछ नाम आप हमको बोलना चाहेंगे? बहुत कठिन सवाल है, लेकिन राजकुमार राव, परेश रावल, और बहुत सुशांत सिंह राजपूत, उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। और है, सोच भी रही हूँ, अब जब समय आ रहा है बोलने के लिए, अभी निकल ही नहीं रहे हैं नाम। और एक्ट्रेसेस में नहीं है? एक्ट्रेस हैं, राधिका आप्टे है, दंगल वाली है, नाम मुझे याद नहीं है। हाँ, दंगल बहुत सानिया कुछ उसका नाम है, ये मुझे वो बहुत पसंद है। और एक और है, याद नहीं आ रहा है उसका नाम, लेकिन है बहुत, मुझे मेथड एक्टर्स बहुत पसंद है, और मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बोलना चाहती हूँ वो नाम, उसके भी घुंघराले बाल है। हाँ, लेकिन बस एक्टर्स या फिर एक्ट्रेसेस तक सीमित नहीं है। मतलब जो भी घुंघराले बाल होते हैं उनके फेवरेट होते हैं। नहीं, सब है। जिनके बाल भी नहीं हो आपके भी फेवरेट? अनुपम खेर जी है। बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। लेकिन साथ ही साथ जब मैं साहित्य पढ़ रही थी, मेरे प्राध्यापकों ने पढ़ाया था, तब भी वो आ गया था, क्योंकि जब वे समझा रहे थे, इस प्रकार से समझा रहे थे कि आपको झकझोर कर ही मानेंगे, ताकि परीक्षा में कम से कम वो याद आए, तब आप अच्छे से काम कर पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ जो मेरे प्राध्यापकों ने मुझे सिखाया है, वो आज नाटक में काम आ रहा है। मेरी बहन जी भी थी कॉलेज में, उसने भी मुझे बहुत ही मतलब दिशा प्रदान की है। और यहाँ पर अगर मैं स्थानीय कलाकार का नाम लेना चाहूँगी तो वो है आदर्श भाई, क्योंकि ऐसा मैंने उनको
ऐसे किसी के रोल में भी नहीं देखा जहाँ पर उन्होंने अच्छे से कुछ किया ही नहीं। जब मैं देख रही हूँ तो आप ये कैसे कर पा रहे हैं, उसका आधा अगर आप मुझे देंगे ना तो मतलब बढ़िया हो जाएगा मेरा। मैं जितना बोलना चाहूँगी वो बस इतना है कि मैं बस एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैं उन सब व्यक्तियों को अपना आदर्श मानती हूँ जिन्होंने मुझे जोड़ा है या फिर आपसे कुछ सीखा है, आपसे कुछ सीखा है। हर एक व्यक्ति से हम मिलते हैं, हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और वो मेरे लिए नाटक में बहुत ही मतलब काम की चीज़ बन जाती है। नाटक करते समय बहुत सारी चीज़ों को हम सीखते हैं। नाटक के बहुत अनेक पहलू होते हैं। नाटक में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत पसंद है? हर एक दृष्टिकोण को अपनाना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पर लोगों को बस अपनी ही पड़ी है। मेरा दुख दुख है, आपका दुख तो क्या ही है, आप मेरे दुख के सामने आपका दुख क्या है। जब आप नाटक करते हैं तो आप दूसरों के दुखों को या फिर दूसरों की खुशियों को अपना बनाकर उसको महसूस करके आप सामने लाते हैं। आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, ये मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि ये बात हमें समझना चाहिए कि जो हम सोचते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वही सही है। आप जो मतलब अगर आप घोड़े से पूछेंगे कि राक्षस कौन है तो वो बोलेगा कि शेर है क्योंकि मुझे तो खा गया। लेकिन वही चीज़ अगर आप घास से पूछेंगे तो राक्षस तो घोड़ा बना ना। सो ये नाटक की खासियत है कि जब आप कर रहे हैं तो आप जितना भी नकारात्मक पात्र हैं आप उसमें कुछ ना कुछ अच्छा पकड़ लेते हैं, या फिर जितना भी अच्छा है तो आप सोचते हैं, आपकी आलोचना में विकास आता है, आपकी सोच में परिवर्तन आता है, आपके हृदय में परिवर्तन आता है और आप एक इंसान के रूप में ही बदल जाते हैं। मैं जो थी कुछ साल पहले, वो नाटक करने के बाद मैं वो मीनाक्षी नहीं हूँ। और ये भी मैं जैसे कि पहले मुझे खुद लगता था कि मुझे ये लग रहा है कि ये ठीक है तो यही ठीक होगा, आप माने ना माने यही ठीक है। लेकिन नाटक के बाद मुझ में वो परिपक्वता आई है कि भगवान ने 2 कान दिए हैं, 1 मुंह दिया है, सो उसका मैं प्रयोग करूं। 2 कान दिए हैं कि ज़्यादा सुनो कम बोलो, ये ऐसा वाला है। परिस्थिति को देखने के बहुत सारे नज़रिए होते हैं। आपको बहुत अच्छा लगता है कि उसी परिस्थिति को आप दूसरों के नज़रिए से किस तरह से आप देखें। और एक बात मैं जोड़ना भी चाहूँगी, ये ऐसा है कि हर एक इंसान को ये लगता है कि एक इंसान एक ज़िंदगी में कितना कुछ करेगा, लेकिन नाटक में आप इतना कुछ कर लेते हैं ना कि आखिरी के 7 मिनट जब मैं चली जाऊंगी, आखिरी के 7 मिनट बोलते हैं आपकी ज़िंदगी आपके सामने आती है। सो मुझे अभी के लिए इतना लग रहा है कि मुझे किसी बात का कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक ज़िंदगी में बहुतों के भूमिकाएं निभाई है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मतलब दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं और देखने के नज़रिए भी अलग हो सकते हैं। वही प्रश्न संजय जी आपसे हम पूछना चाहेंगे। शुरुआत इससे करेंगे कि आपके आदर्श भाई को छोड़कर आपके और बहुत सारे आदर्श रहे होंगे। जब मीनाक्षी बात कर रही थी और इस युग के जेनजी युग के नौजवानों की बात कर रही थी, सुशांत सिंह की बात कर रही थी, अभी जो नए नए राजकुमार राव की बात कर रहे थे, तो हम अपने ज़माने के एक्टर्स के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि ये जो मेरी प्रेरणा बने हैं, नसीरुद्दीन शाह, अरे वाह, परेश रावल, ओम पुरी, अमरीश पुरी। आज सभी लोग सलमान खान की बात करते हैं, शाहरुख की बात करते हैं। हमारी नजरिए में जो रियल एक्टर्स ये सब लोग हैं, परेश रावल जी, अमिताभ बच्चन जी। हाँ, अमिताभ बच्चन जी एक बहुत ही बड़ी और आज अगर मैं रेडियो पर बोलता हूँ तो मेरी शुरुआत हुई है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। और अमिताभ जी के जरिए हम उनके पिताजी हरिवंश बच्चन के बारे में हम जाना, तो तब हमको पता चला कि अमिताभ जी के पीछे जो रियल प्रेरणा है वो तो उनके पिताजी हैं। तो आज जब हम पीछे देख रहे हैं कि किन से हम प्रेरणा लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये जो सभी नाम हमने आपको सुनाए आते हैं। आपने सही कहा कि आदर्श भाई हैं, लेकिन आदर्श भाई को जानने से पहले
इन सभी पात्रों को हमने आदर्श के रूप में देखा। हाँ आदर्श के, इसलिए हमने कहा कि आदर्श को छोड़कर और कौन से आदर्श है आपकी? परेश रावल की वो भूमिका आपटे, बाबूराव बाबूराव आपटे। हाँ, शान का हाँ, कौन है, कुलभूषण कलबंडा। तो ये सभी जो पात्र हमने फिल्मों में देखे हैं, रिवाइंड करके फिर से देखो। लोग फिल्म जाते हैं, सिनेमा जाते हैं, फिल्म देखते हैं और खुश होकर पॉपकॉर्न खाकर लौट आते हैं। हम वहीं पर बैठकर, जैसे कि उस पर्दे पर, फिल्म समाप्त हो चुके हैं, उस पर्दे पर अभी भी उन पात्रों को देख पा रहे हैं। और सोते समय रात को ये सभी के सभी जो पात्र हैं मन में आते हैं कि इसने ये डायलॉग इस तरह से कहा, इस तरह से उनकी भूमिका रही, इस तरह से उन्होंने देखा, इस तरह से नज़दीक आकर उन्होंने डायलॉग कहा। ऐसे जब पूरी जिंदगी आपकी एक मंच के समान बन जाता है। लोग कहते हैं ना, जिंदगी प्यार का नहीं, एक नाटक है, हम नाटक में काम करते अच्छा। हैं, पर्दा उठता है, पर्दा गिरता है। तो ऐसे हमने सीखा। तो नाटक के पहलू होते हैं, नाटक की ऐसी कौन सी बात है जो आपको बहुत ही अच्छा लगता है? लोगों के दिलों को छूना। हाँ, ये बात तो हम रेडियो पर भी करते हैं। जब कोई अच्छा सा गाना आप बजाते हैं और उससे पहले एक अच्छा सा डायलॉग बोलते हैं, तो तुरंत व्हाट्सएप मैसेजेस आ जाते हैं, भाई जी बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। जब मंच पर आप एक भूमिका निभाते हैं और लोगों की आंखों में देखते हैं ये प्रेज, लोगों की आंखों में, या तालियों की गूंज आप सुनते हैं, या तो आप लोग खड़े होकर ताली बजाते हैं कि आपने लोगों को छुआ, ये बात है। और ऐसे छुआ, जो पहला नाटक मैंने भाग लिया था वो वर्कशॉप में, तो जानते हैं कौन? बहन जी आई थी। बहन जी, अंजलि जी आई। अंजलि जी आकर ऊपर में कहा, भाई संजय, मुझे मन कर रहा था कि आप ऊपर में आकर आपको एक थप्पड़ मार। तो ये रिएक्शन देखकर मुझे संतुष्टि हुई। एक तरह से तारीफ है। तारीफ है। तो ऐसे ही तारीफ के काबिल इंदिरा जी हैं, जिन्होंने बूढ़ी काकी की भूमिका निभाई। मेरे लिए बहुत चैलेंज की बात थी कि जिस तरह से दुर्व्यवहार मैंने उनके साथ किया, मेरी आदत नहीं है। मेरी आदत बिल्कुल नहीं है कि मैं जोर आवाज से या तो ऐसे बुरी बर्ताव मैं दादी के साथ करूं। मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। घसीट कर लाओ और बैठो, यहां पर चुपचाप बैठो। मुझे सर दर्द होता था, आज भी होता है, क्योंकि आई एम नॉट यूज्ड। तो दादी के साथ ऐसा करना, मेरा तो मन कर रहा था कि जब नाटक समाप्त हो गया हो तो मैंने जाकर उनके चरण छुए, दादी मुझे माफ कर, मुझे नाटक में भी ऐसा नहीं करना था। आप लोगों को बता दें कि अगर संजय जी इस तरह की बातें बोल रहे हैं, मीनाक्षी भी इस तरह की बातें बोल रहे हैं, आपको नाटक जाके देखना ही होगा। बूढ़ी काकी इन नाटक प्रेमचंद द्वारा लिखित यह कहानी है और हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा इसका आयोजन हुआ था और वाकवा रंगभूमि कला मंदिर के कलाकारों द्वारा इसका मंचन हुआ था। कार्यक्रम के अंत तक तो हम पहुँच रहे हैं, इस समय हम देख रहे हैं मीनाक्षी जी नाटक में भाग लेने से पहले मीनाक्षी कैसी मीनाक्षी थी, नाटक में भाग लेने के बाद अभी आज की मीनाक्षी कैसी मीनाक्षी है? मैं मुंहफट हूँ सच में, बहुत ही मुंहफट हूँ और कभी कभी हिस्टेरिकल भी, किसी ने बोला था एक बार। लेकिन साथ ही साथ दुनिया के तौर तरीक़ों से मैं अनजान थी। कुछ तो हमें पता होता है क्योंकि हम भी देखते हैं, हम भी एक समाज के सदस्य हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे साथ कभी नहीं हुआ है या फिर कुछ ऐसा। उसके पहले उतनी मैच्योरिटी नहीं थी जितना कि अब है।
अभी ये ऐसा है कि जैसे कि मैं बोल रही थी पहले भी कि हम तभी एक चीज़ को सीरियसली मानने लगते हैं जब हमारे अपनों के साथ ये होता है। लेकिन ये बात नाटक करते करते ये मतलब जहन में घुस गया कि क्या इंसानियत बस आपके अपनों तक ही सीमित है? ये सवाल जब मन में आया तब आपके अंदर बहुत कुछ बदलाव आता है। आप शांत बन जाते हैं थोड़ा सा, आप सोचने लगते हैं, मतलब ओवर थिंकिंग, फालतू की चीज़ों की ओवर थिंकिंग को छोड़ के आप ऐसे विषय पकड़ लेते हैं जो सच में वर्थ इट है। और इस कारण मेरी लेखनी में भी सुधार आया हुआ है। और साथ ही साथ अगेन जब आप चल रहे हैं तो आप नोटिस करना शुरू करते हैं, आप अपनी दुनिया में अपनी छोटी सी बबल से बाहर निकल के असली दुनिया को देखने लगती हैं। जो चल रहा है या फिर जो कुछ बेच रहा है, आप बस उस सामान को नहीं देखते हैं, आप उस व्यक्ति को भी देखते हैं। अगर कोई हंस रहा है या फिर एक आदमी भी होगा फूल लेके जा रहा है, आप उसको एक अलग तरीके से देखना शुरू करते हैं कि चलो कोई तो खुश होगा आज, या फिर ऐसा सब कुछ एम्पैथी आप मुझ में डेवलप हुआ है। बहुत ही सुंदर है संजय जी। वही प्रश्न आपसे, क्योंकि समय को सीमा को देखकर बहुत कम समय रह गया है, लेकिन संक्षिप्त में हम पूछना चाहेंगे आपसे। संजय तो रेडियो वाला था, टीवी वाला था। संजय फिल्म में काम किया है, नाटक में काम किया है। पहले की संजय फिल्म से पहले और आज का संजय नाटक के बाद कैसा रहा? कौन सा परिवर्तन हो? जैसे मीनाक्षी जी ने कहा, हम भी आपकी तरह उस घड़ी को देख रहे हैं, कितना समय है आज के इस आधुनिक युग में जहाँ पर सब कुछ टेक्नोलॉजी पर आधारित है। जैसे कि आप स्विच को ऑन करो तो ऑन हो जाता है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं है, जो दिल पर निर्भर है, भावनाओं पर निर्भर है। और आज के ज़माने में ये ज़रूरी है कि हम वी गो बैक टू बेसिक्स। मनुष्य टेक्नोलॉजी से अलग है। किस तरह से हम लोगों से संपर्क रख सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, नाटक से हमें ये पता चलता है। और बुरी काकी नाटक को में भाग लेने के बाद ये और भी सुदृढ़ हो गया है कि हमें लोगों से मिलना है, उन लोगों की भावनाएं जाननी है, समझनी है, एंड लेट्स कनेक्ट विद पीपल। बहुत ही सुंदर। नाटक जो है जब एक्टिंग करता है, नाटक में भाग लेता है, और भी भावुक हो जाता है, और भी जल की तरह, पानी की तरह बह जाता है इमोशन में। तो मीनाक्षी जी, संजय जी, आप आए, इस कार्यक्रम में भाग लिया, आप के अनुभव हमसे साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके आने वाले नाटकों के लिए पहले से ही शुभकामनाएं। नमस्कार आप दोनों को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आप लोगों ने साथ दिया, कार्यक्रम में भाग लिया, आप लोगों ने सीखा भी, बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग नाटक में भाग लेते रहिएगा, नाटक लिखते रहिएगा, कहानी का नाट्य रूपांतर भी करते रहिएगा, और कहानी में भाग तो लेंगे, निर्देशन भी करिएगा, और हमारा कार्यक्रम भी सुनते रहिएगा। अगले कार्यक्रम तक हमारी ओर से नमस्कार। नाट्य कला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा। नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला।